हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के बारे में हम वीडियो में डील करेंगे, उस एक्ट में पुलिसिया कार्रवाई और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट में क्या प्रावधान है, क्या शक्तियां अथॉरिटीज़ को दी गई हैं, जो प्राधिकारी हैं उनके पास क्या शक्तियां हैं उसके अंदर काम करने के लिए, और क्या सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं जिनको देखते हुए ही कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसको क्या क्या इसमें राइट्स दिए गए हैं इस एक्ट में, जिसको वो अपना इस्तेमाल करके और इस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में बचाव कर सकता है और उसमें डिफेंस कर सकता है। यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट मेनली एक ऐसा अधिनियम है जो कि उन सारे इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करता है, उन सारे लोगों को प्रिवेंट करता है जो कि गुंडा हैं। गुंडा ऐसे लोगों को इस एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है जो कि ट्रबल मेकर्स हैं, जिनके द्वारा समाज में समस्या उत्पन्न होती है, जो असामाजिक तत्व हैं और जिनके वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव मेजर के तहत रोकने के लिए उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई की जाती है, और वो कार्रवाई गुंडा एक्ट में डिफाइंड है कि क्या क्या कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा की जाती है। यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट में जो कार्रवाई होती है, इसमें कंसीडरेशन के दो बिंदु होते हैं। जिस भी इंडिविजुअल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गुंडा एक्ट में जो भी कार्रवाई प्रपोज्ड होती है, उसमें दो बिंदुओं को टेस्ट किया जाता है। पहला कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, क्या उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, उसकी आपराधिक इतिहास क्या है, और दूसरा कि पोटेंशियल फ्यूचर वो क्रिमिनल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके अंदर कितना पोटेंशियल है फ्यूचर में वही सारे अपराध करने के जिसकी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अगर ये दोनों बिंदु सेटिस्फाई होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर होती है कि वो गुंडा एक्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ करे। और गुंडा एक्ट में जो कार्रवाई होती है वो डिस्ट्रिक्ट एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई होती है, जो कि जनपद से आपको बहिष्कासन का एक कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, और आपको जनपद की सीमाओं के परिधि में आने से रोका जाता है कि आप एक सर्टेन पीरियड के तहत, जो भी वो आदेश में एक पीरियड प्रिस्क्राइब्ड होता है, उस समयावधि के बीच में आप डिस्ट्रिक्ट की परिधि में जो उसकी सीमाएं हैं उसके अंदर आप नहीं आ सकते हैं, अगर आपके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है तो। अब हम इस एक्ट के प्रावधानों के बारे में बात करें तो हमारे लिए सबसे जरूरी जो जानना है वो ये है कि इसमें जो गुंडा को डिफाइन किया गया है, गुंडा कौन लोग हैं, किसको आप गुंडा कहेंगे, वो यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970 का सेक्शन 2 डिफाइन करता है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आप गुंडा की डिफिनीशन में लाते हैं। इसका जो सेक्शन 2 का क्लॉज ए है, सबसे पहले तो ये प्राधिकारी को डिफाइन करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट includes ADM also. Additional district magistrate is also included within the definition of district magistrate, क्योंकि इसमें जो फाइनल अथॉरिटी होती है जिसको गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई पे फाइनल मोहर लगानी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर को इक्वली एक्सरसाइज कर सकता है ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इसका क्लॉज बी बहुत इंपॉर्टेंट है गुंडा एक्ट को समझने के लिए, क्योंकि गुंडा एक्ट को समझने में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये समझना है कि किन लोगों को आप गुंडा कहते हैं एज पर यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970। इसका क्लॉज बी कुछ कैटेगरीज में उन व्यक्तियों को डिफाइन करता है कि जो लोग गुंडा हो सकते हैं। गुंडा का सबसे पहला मतलब जो इसमें कहा गया है सब क्लॉज 1 में, हैबिचुअल ऑफेंडर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हैबिट है ऑफेंसेस को करने के लिए या फिर उसके अटेम्प्ट के लिए या फिर ऐसे अपराधों को किए जाने में अबेटमेंट के लिए। अगर ऐसा व्यक्ति खुद से वो ऑफेंस कारित करता है या अटेम्प्ट करता है या फिर वो किसी को उकसाता है, अबेट करता है, और वो हैबिचुअल है, हैबिट में है उसके कि उस तरह के अपराध को उसको करना है, वो कौन कौन से अपराध हैं ये सब क्लॉज 1 बताता है। क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2, ऐसे अपराध जो सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, ऐसा अपराध जो सेक्शन 153A आईपीसी में डिफाइंड है, और ऐसे अपराध जो चैप्टर 15, 16, 17 और 22 इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। अगर इन चैप्टर्स में दिए गए अपराध आपके द्वारा हैबिट के तौर पे किए जा रहे हैं, पिछले कई सारे ऐसे अवसरों पर आपको इम्प्लीकेट किया गया है इन अपराधों को कारित किए जाने के आरोप में, तो आपके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। एंड यू आर वेल डिफाइंड एज पर डिफिनीशन गिवन इन यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट एज अ गुंडा।
इसका जो सब क्लॉज बी है वो कहता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप गुंडा कहेंगे। वो उसमें से ऐसा व्यक्ति जो कि कन्विक्ट हो चुका है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रैफिकिंग के जो सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट है उसके तहत अगर उसका कन्विक्शन हुआ है तो वो व्यक्ति भी गुंडा की डिफिनीशन में आता है। तीसरा कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो 3 बार से ऐसे अपराध में कन्विक्ट हो चुके हैं, जो कि यूपी एक्साइज एक्ट का है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का है और सेक्शन 25, 27 एंड 29 ऑफ आर्म्स एक्ट। अगर आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27, 25 और 29 के तहत आपका कन्विक्शन हुआ है और वो 3 बार आप उस अपराध में कन्विक्ट हो चुके हैं, या फिर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में आप 3 बार उस अपराध को कारित करने के लिए कन्विक्ट हो गए हैं, आपको सजा सुनाई गई है, तो आपको गुंडा के डिफिनीशन में ये एक्ट लाता है। या फिर आप यूपी एक्साइज एक्ट में 3 बार या उससे अधिक कन्विक्ट हुए हैं, उसके तहत जो भी अपराध डिफाइंड है वो अपराध कारित करने के लिए, तो आप गुंडा की डिफिनीशन में आते हैं। चौथी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनका एक ऐसा रेप्यूटेड पर्सन जो कि डेस्परेट है या डेंजरस है टू द कम्युनिटी, अगर वो समाज के लिए खतरा है, समुदाय के लिए डेस्परेट है, दुस्साहसिक एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके द्वारा दुस्साहस करके अपराध कारित किए जाते हैं, तो वो व्यक्ति भी गुंडा एक्ट के डिफिनीशन में आता है। पांचवा व्यक्ति जो डिफाइन किया गया है गुंडा की डिफिनीशन में, वो हैबिचुअली कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एक रिमार्क्स या टीजिंग के लिए अपराध कारित करता है, जो वुमेन को मोलेस्ट करता है, उसको टीज करता है, या तो फिर वो भी गुंडा एक्ट की डिफिनीशन में आता है। छठे कैटेगरी में टाउट होते हैं। टाउट का मतलब होता है दलाल, जो गुंडा एक्ट में डिफाइन किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि दलाली में माहिर है, जो पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि सेटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, या वो लोगों को सेटिंग कराता है, रिश्वत देने लेने का काम करता है, तो उसको दलाल कहा गया। और ऐसे व्यक्ति को भी गुंडा एक्ट के परिधि में लाने के लिए गुंडा की डिफिनीशन में रखा गया है। सातवें कैटेगरी में जो व्यक्ति हैं वो हाउस ग्रैबर्स हैं, जिनके द्वारा किसी के घर पे कब्जा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी गुंडा एक्ट की परिधि में लाने के लिए गुंडा की डिफिनीशन में रखा गया है। आठवें कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट के जो अपराध है उसमें संलिप्त लोग हैं, ऐसे व्यक्ति भी गुंडा के कैटेगरी में आते हैं। नौवां कैटेगरी जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। इसमें जो अपराध डिफाइन किए गए हैं, अगर आप इन अपराधों को कारित करते हैं तब भी आप गुंडा की डिफिनीशन में आएंगे और आपके ऊपर यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। इसी तरीके से जो 10th कैटेगरी है गुंडा को डिफाइन करने की, उसमें जो काउ स्लॉटर एक्ट है उसके तहत अगर आप इलीगल ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर उसमें आप इलीगली स्लॉटर करते हुए पाए जाते हैं, जो कि अपराध बनाया गया है काउ स्लॉटर एक्ट में, तो भी आप गुंडा की डिफिनीशन में आते हैं और आपके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। 11th कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसे लोगों की जो कि फोर्स्ड लेबर हैं, जो कि बंधुआ मजदूर हैं, चाइल्ड सेक्स के रूप में या चाइल्ड लेबर के रूप में ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, वो लोग भी गुंडा की डिफिनीशन में आते हैं और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके से 11 प्रकार के लोगों को गुंडा कहा गया है यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज बी में। 11 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं जिन लोगों को उसमें रखा गया है। ऐसे लोग यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट के परिधि में स्क्वायरली कवर्ड हैं और उनके खिलाफ यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे जो डिस्प्यूटिंग पॉइंट है, जो कि बार बार कोर्ट के सामने जाता है, कि जब पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है या उसके ऊपर आरोप होता है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशंस जो रहे हैं एपेक्स कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, कि कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है, जेन्युइनली हो सकती है, और उनके साथ कोई इम्पार्शियलिटी, उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप हैबिचुअल ऑफेंडर कहेंगे। तो यहाँ पर कई सारे जजमेंट्स में, जैसे विजय नारायण सिंह का जजमेंट है, भीमसेन त्यागी का जजमेंट है, रामजी पांडे का जजमेंट है, इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में डेफिनेशन जो गुंडा की है उसको कंसीडर किया है और उसको डिटेल्ड एलेबोरेशन के साथ डिस्कस करते हुए और ये फाइनल जजमेंट दिया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप हैबिचुअल ऑफेंडर कह सकते हैं। उसके जो उन्होंने एक होल्ड किया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप गुंडा कह सकते हैं, तो उसमें एक इंसिडेंट या 2 इंसिडेंट, किसी की 2 पास क्रिमिनल हिस्ट्री है या 1 पास क्रिमिनल हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को आप गुंडा की डिफिनीशन में नहीं रख सकते। मतलब यह है कि हैबिचुअल ऑफेंडर मींस अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली डूइंग रॉन्गफुल एक्ट सेवरल टाइम्स। उसकी पास जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो कई बार होनी चाहिए, तभी आप उसको हैबिचुअल ऑफेंडर कह सकते हैं। मेयरली 1 or 2 इंसिडेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू इम्प्लीकेट सच पर्सन अंडर यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट। तो इस तरीके से कहा गया है कि यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई उन्हीं लोगों के विरुद्ध हो सकती है जो कि कॉन्स्टेंटली, जो परसिस्टेंटली रॉन्गफुल एक्ट में जो ऐसे ऑफेंस जो कि सेक्शन 2 ऑफ यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट में दिया गया है उसके तहत अगर ऑफेंस करते हैं और वो कॉन्टिन्यूटी में करते हैं तभी उनको गुंडा कहा जा सकता है और उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि डीएम को अगर ऐसा अपीयर होता है या प्रतीत होता है कि डीएम को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 2 चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है। पहली चीज़ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गुंडा प्रतीत होता है, गुंडा अगर है, और उसके द्वारा पहली कंडीशन कि द पर्सन हु अपीयर्स टू बी गुंडा द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे टेक एक्शन अंडर सेक्शन 3, गुंडा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसका जो कृत्य है, उसका जो एक्ट है वो अलार्मिंग है, वो हार्म कॉज कर रहा है किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक ये है, या फिर अगर उसके एक्ट के द्वारा कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन उसके ऐसे कृत्य के द्वारा कोई भी विटनेस अगर वो एविडेंस देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है या उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो भी डीएम उस व्यक्ति के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। और गुंडा एक्ट में अगर डीएम को सेक्शन 3 क्लॉज 1 में सेटिस्फाइड है कि वो व्यक्ति गुंडा है और उसके कृत्य के द्वारा समाज में अलार्मिंग कंडीशन है, समाज में लोगों में भय की एक स्थिति बनी हुई है, या लोग उसके खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहते या उसके विरुद्ध कोई गवाही या साक्ष्य कोर्ट में नहीं देने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। जब गुंडा एक्ट की कार्रवाई डीएम करता है तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं, कुछ एक प्रक्रिया दी गई है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में, 3 में, 5 में, जो भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं वो सेक्शन 3 को सेटिस्फाई करते हुए ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई करता है। पहली बात तो ये होती है कि जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति गुंडा है तो उसको एक सो कॉज नोटिस देता है, एक कारण बताओ नोटिस देता है कि क्यों आपके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कृत्य गुंडा एक्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है और आपके खिलाफ ये कार्रवाई प्रस्तावित है कि आपको जनपद के बाहर कर दिया जाए, आपका एक्सटर्नमेंट कर दिया जाए। तो उस व्यक्ति को एक सो कॉज नोटिस दी जाती है और सो कॉज नोटिस के तहत उस व्यक्ति को अपना जवाब दायर करना होता है, अपने कारणों को बताना होता है कि उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, या वो अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विरुद्ध डिफेंड कर सकता है। गुंडा एक्ट के तहत दी गई सो कॉज नोटिस के रिप्लाई में उसको एक्सप्लेनेशन देने का हक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि ऐसे जो प्रपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रपोज्ड है, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। पहली चीज तो यह है कि सो कॉज नोटिस इन राइटिंग होनी चाहिए, लिखित में एक कारण बताओ नोटिस होनी चाहिए जिसके भी विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रस्तावित है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि अगर जिसके भी विरुद्ध ये कार्रवाई प्रस्तावित है उसका अधिकार होता है कि वो अपने चाहे हुए, अपने मनपसंद वकील की मदद ले सकता है, टू कंसल्ट आर टू बी डिफेंडेड बाय सच काउंसिल हुम ही चूजेस। अगर वो किसी भी ऐसे वकील को चुनता है जो कि जिससे वो कंसल्ट करना चाहता है, जिससे वो कानूनी सलाह लेना चाहता है, तो वो उसका अधिकार है कि उसको वो वकील मिले और उसके द्वारा ही उसका कानूनी पक्ष रखा जाए, उसको डिफेंड किया जाए। ये उसका कानूनी अधिकार है जो कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ गुंडा एक्ट में प्रावधानित है। उसी तरीके से उसके पास जो दूसरा अधिकार है वो ये है कि वो खुद का एग्जामिनेशन करा सकता है डीएम के सामने, या फिर
वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को एग्जामिन करा सकता है जो कि उसको लगता है कि वो उसके पक्ष में एविडेंस देगा या गवाही देगा जो कि उसके पक्ष को कोरोबोरेट करेगा, मजबूत करेगा। हालांकि इसका एक अपवाद भी है, किन परिस्थितियों में डीएम इस राइट से उसको वंचित कर सकते हैं। अगर डीएम को ऐसा प्रतीत होता है कि खुद को एग्जामिन करने का या किसी व्यक्ति को विटनेस के तौर पे एग्जामिन करने का जो प्रयास है ऐसे प्रपोज व्यक्ति का, वो सिर्फ इस प्रोसीडिंग को लंबित करने का है या फिर इसको विफल बनाने का है, इसके वेक्सेशन का है या इसको डिले करने का है, उस केस में डीएम इस राइट से उसको डिनाई कर सकते हैं। ये राइट उसको नहीं भी दिया जा सकता है। सब सेक्शन 3 ऑफ गुंडा एक्ट ये कहता है कि सो कॉज नोटिस के जवाब में रिप्लाई मिलने पर डीएम उसको एग्जामिन करता है, रिप्लाई और सो कॉज नोटिस को, और अगर उसको लगता है कि वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो डीएम के पास ये पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित करे कि उसको उस जनपद के सीमाओं या उससे जुड़े हुए जनपद के सीमाओं के बाहर एक्सटर्नमेंट कर दिया जाए, उसको उसका बहिष्काशन कर दिया जाए और उसको एक समयावधि तक उस डिस्ट्रिक्ट के परिधि में आने से रोका जाता है। ऐसा आदेश में मेंशन होता है और वो समयावधि भी मेंशन होता है। हालांकि इस पे एक राइडर है, राइडर ये है कि मैक्सिमम एक समय पे 6 महीने से अधिक का एक्सटर्नमेंट नहीं हो सकता है, 6 महीने तक का ही उसका बहिष्काशन हो सकता है। हालांकि आगे प्रावधान है जहां पर इस 6 महीने के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की भी पावर डीएम की होती है। यह प्रावधान सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में दिया गया है कि अगर डीएम को यह लगता है कि आदेश में दिया गया समयावधि जो कि अप टू 6 मंथ्स है, अगर उससे ज्यादा भी उसको बहिष्काशन की जरूरत प्रतीत होती है तो वो उस टाइम पीरियड को आगे भी बढ़ा सकता है। हालांकि ये एग्रीगेट 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा किसी का भी एक्सटर्नमेंट नहीं हो सकता है। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट ये कहता है, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट में डीएम के पास आप टेम्परेली रिटर्न होने की एक एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं जिसके विरुद्ध एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई हुई है। वो चाहे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डीएम के सामने यह आवेदन कर सकता है कि उसको टेम्परेरी बेसिस पे जनपद में वापस आने की अनुमति दी जाए, और डीएम को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी एक रीजनेबल कॉज दिया गया है, कारण बताया गया है, अगर वो जेन्युइन है तो डीएम उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए जनपद में आने की अनुमति दे सकते हैं। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि जिसके भी विरुद्ध सेक्शन 3 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है या आदेश पारित हुआ है बहिष्काशन का, वो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट में अपील फाइल कर सकता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। 15 दिन के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है, और ये अपील मंडलायुक्त के समक्ष फाइल होती है जो कि कमिश्नर होते हैं, उनके सामने ये अपील होती है, और जो आदेश है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसको चैलेंज करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज का है। 15 दिन के अंदर आपको ये अपील फाइल करनी होती है। इन केस अगर आप 15 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप इसके साथ एक डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। आप एक रीजनेबल कॉज भी बता सकते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए समयावधि के भीतर क्यों नहीं अपील फाइल की गई है, और अपील को समयावधि का जो सीमावधि अगर वो खत्म हो जाती है तो उसको बढ़ाए जाने की एक एप्लीकेशन मूव होती है, और कमिश्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उसको कंडोन कर सकता है और उस समयावधि को कंडोन करके और अपील एडमिट कर सकता है। अपील एडमिट करने पर कमिश्नर के पास पावर होती है कि जो कि एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर है, जो कि अंडर चैलेंज है, उसको चाहे तो वो कंफर्म कर दे, चाहे तो उसको सेट असाइड कर दे, या फिर उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस कर दे। जो समयावधि के लिए बहिष्काशन किया गया उस समयावधि को वो घटा भी सकते हैं। उसको अगर वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील उस ऑर्डर पर स्टे भी कमिश्नर के द्वारा दिया जा सकता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील द ऑर्डर विच इज अंडर चैलेंज मे बी स्टेड अनलेस एंड अनटिल अपील इज डिसाइडेड। तो अगर अपील पेंडिंग है, अपील डिसाइड नहीं होती है, तो ऐसे ऑर्डर के इन्फोर्समेंट को या उसके इम्प्लीमेंटेशन को स्टे किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा अंडर सेक्शन 6। इस तरीके से जो यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट है उसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो सेक्शन 2 है जिसमें डिफिनीशन क्लॉज है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको गुंडा कहा जा सकता है, जिनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट में। सेक्शन 3 में डीएम को इंपावर किया गया है, उसको ये शक्ति दी गई है कि जिसके विरुद्ध अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये प्रतीत होता है कि दैट पर्सन इज गुंडा, तो उसके खिलाफ
खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई वो कर सकते हैं। क्या क्या राइट्स हैं वो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में दिए गए हैं, जो कि ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसके खिलाफ प्रपोज्ड है गुंडा एक्ट की कार्रवाई, उसको राइट टू कंसल्ट एंड राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस और हर चॉइस। ये दिया गया है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में कि वो अपने मन चाहे वकील से कानूनी सलाह ले सकता है या उससे के द्वारा वो अपनी पैरवी करा सकता है। साथ ही साथ में उसके पास ये राइट भी होता है कि वो खुद का एग्जामिनेशन करा सकता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अंडर गुंडा एक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या चाहे वो तो किसी भी व्यक्ति को जिसको उसको लगता है कि वो उसके पक्ष में साक्ष्य देगा या उसके पक्ष को कोरोबरेट करेगा, उसका अनुसमर्थन करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का एग्जामिनेशन भी करा सकता है। और हालांकि इस पे एक प्रोवाइजो है, डीएम चाहे तो इस राइट को कर्टेल कर सकता है इफ इट अपीयर्स टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दैट दिस टैक्टिक्स इज ओनली टेकिंग टू डिले द प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उस केस में इस राइट को कर्टेल करने की पावर डीएम को दी गई है। मैक्सिमम एक समय पे 6 महीने से ज्यादा का बहिष्काशन नहीं हो सकता है। 6 महीने के बाद सेक्शन 5 में एक्सटेंशन ऑफ पीरियड टाइम पीरियड का प्रावधान है, जिसमें डीएम को इंपावर किया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि वो मैक्सिमम 2 साल तक का बहिष्काशन कर सकता है। वो डीएम चाहे तो उस समयावधि को बढ़ा सकता है समय समय पे। सेक्शन 6 अपील की बात करता है कि अगर किसी के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है तो वो उस ऑर्डर को कमिश्नर के सामने समक्ष 15 दिवस के भीतर चैलेंज कर सकता है, और कमिश्नर चाहे तो उस ऑर्डर को कंफर्म करे, चाहे तो सेट असाइड कर दे, और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील उसको स्टे करने की पावर भी कमिश्नर के पास होती है। इस तरीके से हम लोगों ने गुंडा एक्ट के बारे में चर्चा की और इसको समझा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और जिनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो समय रहते कुछ जरूरी प्रावधानों को जरूर समझें, जिससे कि उनका बचाव हो सके और उनके विरुद्ध इतने गंभीर अधिनियम के तहत कार्रवाई ना हो। बहुत बहुत नमस्कार।